चैट्स कर देते हैं बंद। आप लोग दोस्तों जब चैट्स खोलूंगा बाद में अपनी बात रख सकते हो यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे लेजर एक डिवाइस है जो किस प्रकार का रेडिएशन एमिट करती है, उत्पादन करती है। तो दोस्तों ये करता है स्टिमुलेटेड रेडिएशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों रेडिएशन के कई प्रकार होते हैं, तो ये जो उत्सर्जन करता है कौन सा करता है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन करता है, ध्यान रखेंगे। लेजर की फुल फॉर्म भी आप लोगों से कई बार पूछी जाती है, तो लेजर की फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो नाम में आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार का एमिशन है, स्टिमुलेटेड एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। इनमें से कौन सी गैस आप लोग गैस वेल्डिंग में यूज करते हो। तो देखिए वेल्डिंग वेल्डिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती है, उसमें से एक वेल्डिंग होती है आपकी गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये एक मेटल का टुकड़ा है, ये कोई दूसरा मेटल का टुकड़ा है, आप लोगों को इन दोनों को चिपकाना है, वेल्डिंग करनी है। तो ये कब पॉसिबल होगा दोस्तों, जब ये थोड़ा सा मोल्टन स्टेट में होगा, पिघली हुई अवस्था में होगा, और ये भी पिघली हुई अवस्था में, क्योंकि अगर ये दोनों पिघल गए तो दोस्तों इनको दोनों को एक साथ जोड़ दो। अब भैया पिघलाने के लिए क्या चाहिए, आप लोगों को हीट चाहिए। तो हीट कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये आप लोग का दोस्तों आर्क वेल्डिंग भी हो सकती है, जो आप लोगों ने देखा होगा लोगों की दुकान पे जो वेल्डिंग होती है वो आर्क वेल्डिंग होती है। एक दोस्तों कौन सी होती है, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग क्या होती है, हमारे पास में गैस का सिलेंडर होता है, तो एक सिलेंडर में तो होती है दोस्तों कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, और दूसरे सिलेंडर में होती है आपकी कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस। कौन सी, एसिटिलीन यानी C2H2। तो दोस्तों एक पाइप में से आएगी कौन सी, आप लोगों की एसिटिलीन गैस, और एक पाइप से आती है ऑक्सीजन गैस। दोनों दोस्तों ये दोनों क्या हो जाती है, एक जगह मिल जाती है। और जब भी ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन और एसिटिलीन की रिएक्शन होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ये हीट को रिलीज करती है। तो जब यहाँ पर हीट रिलीज होंगे दोनों मेल्ट हो जाएंगे, दोनों को आप लोग चिपका सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये वाला सिलेंडर और ये वाला सिलेंडर दोनों में अलग अलग गैस भरी हुई है। आप लोगों ने मान लीजिए वॉल्व ज्यादा खोल दिया, यहाँ का ऑक्सीजन ज्यादा आ गई, तो समझ रहे हो बात को। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इन दोनों सिलेंडर में फर्क करने के लिए इस पे कलर लगाते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा कौन सा कलर लगाते हैं, तो जो आप लोगों का एसिटिलीन होता है इसको मैरून कलर के, ठीक है, जो मैरून कलर होता है ना आप लोगों का, मैरून कलर उससे पोता जाता है, और जबकि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उस पे ब्लैक कलर किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो एसिटिलीन पे मैरून कलर है, ऑक्सीजन पे आप लोगों के ब्लैक कलर है। तो यहां से दोस्तों एसिटिलीन आ रही है और यहाँ से कौन सी आ रही है, ऑक्सीजन, और दोस्तों दोनों मिल जाती है। और यहाँ पर क्या रिलीज होती है आप लोग की, एक्सोथर्मिक, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिलेशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिससे आप लोग की हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्लिमेशन। दोस्तों सब्लिमेशन क्या है, एक प्रोसेस है मिक्सचर के अवयवों को सेपरेट करने का। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में आयोडीन है और आपके पास में पोटेशियम क्लोराइड है। अब आपने इसको मिक्स कर रखा है। अब आप लोग चाहते हो कि मैं इसमें से आयोडीन को अलग करना चाहता हूं, पोटेशियम क्लोराइड को अलग करना चाहता हूं। तो एक मेथड आप लोग यूज कर सकते हो, सब्लिमेशन। क्योंकि आप लोग जानते हो आयोडीन में सब्लिमेशन होता है। ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, अगर किसी सॉलिड को आप लोग गर्म करते हो तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर गैस में होता है। लेकिन अगर कोई सॉलिड सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये जो मिक्सचर है इसको भी आप लोग गर्म कर लो। गर्म करोगे तो क्या होगा दोस्तों, आयोडीन क्या मेल्ट हो जाएगा, क्या क्या लिक्विड स्टेट में आएगा कि नहीं दोस्तों, तो सीधे ही गैस बन के उड़ जाएगा। तो इसको आप लोग अलग अलग कलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर आप लोग की आयोडीन आ गई और यहाँ पर आप लोग का पोटेशियम क्लोराइड रहेगा। तो क्या आप लोग मेथड यूज कर सकते हो, सब्लिमेशन कर सकते हो, ऊर्ध्वपातन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है दोस्तों क्लोरीन का बड़ा साइज। देखो समझते हैं इसको। आप लोग जानते हो फ्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 9। परमाणु क्रमांक 9 का मतलब है इसमें प्रोटॉन की संख्या 9 है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए दोस्तों? 9 हो गए। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं अधिकतम। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन टोटल 9 थे, 2 इसमें आगे बचे कितने? 7, तो 7 इसमें चल जाएंगे। अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। 17 परमाणु क्रमांक का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, पहली में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 7। अब दोस्तों क्या इसका अष्टक पूरा है क्या? नहीं। इसका अष्टक पूरा है क्या? अष्टक का मतलब क्या है? बाह्यतम कक्षा में, चाहे वो कोई सी भी हो सकती है, दूसरी, चौथी, पांचवी, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी ही क्यों ना हो। तो दोस्तों इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आने चाहिए। अगर 8 आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। क्या ये स्टेबल है क्या? नहीं। ये भी है क्या? नहीं। तो दोस्तों कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। तो भैया जरूरत तो इसको भी है और जरूरत तो इसको भी है, लेकिन क्यों हम लोग बोलते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होगा? इधर आ जाओ, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। मेरे दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं? एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7। मान लीजिए 8वें की जगह खाली है, और हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन की। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, इधर 7 बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर एक की जगह खाली है। अब दोस्तों कौन इजीली आके एडजस्ट हो जाएगा? अगर दोस्तों कोई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता ही नहीं होता। तो यहाँ पर साइज छोटा है, जिसकी वजह से दोस्तों इन दोनों के बीच में तो वैसे लड़ाई है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो आप लोग ये मान के चलिए कि अगर कोई एक परिवार के 4 सदस्य हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन दोस्तों उस पूरे घर में केवल एक ही कमरा है, तो वो इजीली नहीं रह सकते। लेकिन बहुत बड़ा घर है, ठीक है, नहीं बनती, तो एक इस कमरे में रह लो, एक इस कमरे में रह लो। सिमिलरली दोस्तों इसका साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब अभी अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की टेंडेंसी, कौन इजीली जोड़ लेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं दोस्तों, जो नोबल गैस होती है उनका तो अष्टक पूरा होता है, तो उनको तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो जोड़ेगी नहीं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। मान लीजिए आपके पास में मिक्सचर है, किस चीज का है? एल्कोहल का है और जल का है। तो आप लोगों को इनको सेपरेट करना है। क्या आप लोग सब्लिमेशन प्रोसेस यूज कर सकते हो क्या? यहाँ पर सब्लिमेशन किसका होता है? किसी का नहीं होता। ठीक है। तो आप लोगों को अगर इन दोनों को सेपरेट करना है, तो दोस्तों एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड, आसवन विधि। और ध्यान रखेंगे आसवन विधि कब आप लोग अपना सकते हो? जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक अलग अलग हो। जब दोनों के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। क्या हो दोस्तों? अलग अलग हो। अब कैसे होता है, आइए इधर देखते हैं। तो मान लीजिए ये आप लोगों के पास में दोस्तों कंटेनर था, इसमें आपने क्या डाल रखा है? इसमें आपने पानी भी डाल रखा है, और आप लोगों ने एल्कोहल भी डाल रखा है। अब दोस्तों जो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पानी से कम होता है। तो आप लोग जब गर्म करोगे, तो एल्कोहल पहले उबलने लग जाएगा, तो एल्कोहल की क्या बन जाएगी? वेपर बन जाएगी, भाप बन जाएगी। जबकि पानी को भी टाइम लगेगा भाप बनने में, इतनी देर में सारी एल्कोहल की क्या बन जाएगी? भाप बन जाएगी। दोस्तों इस भाप को आप लोग यहाँ से निकाल लो, और इस भाप के चारों ओर जब ठंडा पानी आप लोग प्रोवाइड करवाओगे, तो जब भाप में से हीट निकलेगी तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका लिक्विड इधर आ जाएगा, तो ये आपका एल्कोहल रह जाएगा, ये आपका वाटर रह जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, किसमें सेल डिवीजन हो सकता है। तो देखिए ध्यान रखिए, जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं, जितने भी पौधे के उत्तक होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभोज्योतक। क्या बोलते हैं? विभोज्योतक उत्तक। और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थायी उत्तक। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, इनमें सेल डिवीजन होता है, इनमें सेल डिवीजन नहीं होता। मतलब जब आप लोग दोस्तों पहले बीज लगाओगे, तो आप लोगों को पता है दोस्तों, बीज का कुछ पार्ट दोस्तों ऊपर वाला पौधा बनेगा, कुछ रूट बनेगा, तो वो क्या डिवाइड होता है? ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं। तो ये किसमें कोशिका विभाजन हो सकता है? सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक में हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो परमानेंट होता है, ये परमानेंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल परमानेंट यानी सरल स्थायी उत्तक, एक होता है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल स्थायी उत्तक। दोस्तों कॉम्प्लेक्स भी दो प्रकार के होता है। एक तो होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस से जो भी भोजन बनता है उसको पूरे प्लांट में कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? जो आपकी रूट्स होती है, पौधे की जड़ें होती है, इससे पानी का क्या करता है? अवशोषण करता है। समझ में आ गई बात को? अगर बात करें दोस्तों सिंपल की, तो ये आपका बेसिकली तीन प्रकार की होती है: पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो आपको जितना भी दे रखा है ना, पेरेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, ये सभी के सभी परमानेंट होते हैं और इनमें आपका ये सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन केवल और केवल मेरिस्टेमेटिक में होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो वर्ल्ड एड्स डे है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को। और ये 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, बताएंगे? ये 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अरे वैलेंटाइन डे नहीं दोस्तों, इस दिन राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। ठीक है, आप लोग हो जीके वाले तो वैलेंटाइन डे मत बोलो। इनको इस दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है। और वर्ल्ड एड्स डे की बात करें तो ये आपका आता है 1 दिसंबर को। चलो दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएं। आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक वाला तत्व। आप लोगों से धातु नहीं पूछा जो मरकरी लगा रहे हो। आप लोगों को पता है दोस्तों, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जब भी तो दोस्तों रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? ये पिघल जाता है। रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। जबकि आयरन वगैरह तो दोस्तों 200 300 पहुंचाओगे तब जाके वो क्या होगा? मेल्ट होगा। आप लोगों से पूछा जा रहा है सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला तत्व, है ना? तो अगर हम लोग बात करें पूरी पीरियोडिक टेबल में, जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है दोस्तों? हीलियम का होता है। और अगर आप लोगों से यह पूछ ले सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? कार्बन का होता है। ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है कैंसर में क्या होता है? जो सेल होता है उनका डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपका टिश्यू क्या होता है? सेल के ग्रुप को ही तो बोलते हैं। तो इस टिश्यू को चेक करने के लिए या सेल्स को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है। क्या होता है वो दोस्तों? होता है बायोप्सी। और जरूरी नहीं है वैसे ये कि कैंसर में ही हो, किसी और डिजीज में भी हम लोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बायोप्सी। और बायोप्सी की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोसेस में किसी सिंपल सेल, किसी कोशिका को या किसी टिश्यू का क्या करा जाता है दोस्तों? चेकअप किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बायोप्सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
आपको बताना है दोस्तों, परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54, 86 वाले कौन से तत्व हैं। देखिए दो आपको पता है, दो क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम। देखिए ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को सभी ध्यान नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों 30 तक तो आपको याद होंगे। तो देखिए दो आपका कौन सा हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। 10 नियॉन हो जाएगा। 18 आर्गन हो जाएगा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, इससे ही पता पड़ जाएगा सभी की सभी क्या है दोस्तों, इनर्ट गैसेज है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं बता दूं, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये क्रिप्टॉन हो जाएगा, ये जीनॉन हो जाएगा, और ये आप लोगों का रेडॉन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे बताएंगे। तो देखिए जिन्होंने रेड ऑन करा है वो तो बिल्कुल सरासर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो तो गलती भी नहीं दोस्तों, ब्लंडर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप लोग जानते हो दोस्तों अल्कली मेटल कौन से होते हैं। यानी आपसे बात करी जाए क्षार धातु व क्षारीय धातु कौन से होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जो पहले ग्रुप में जितनी भी मेटल्स आती है उनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। कौन कौन सी आती है दोस्तों, हाइड्रोजन, ये तो आपका नॉन मेटल हो जाएगा। हाइड्रोजन के अलावा जो भी है, हलीना की रब से फरियाद याद है ना। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्या इसमें दोस्तों कहीं पर रेडॉन आ रहा है क्या? अरे मेरे दोस्तों, जो रेडॉन होता है ये तो आपकी क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। रेडॉन तो आपकी इनर्ट गैस होती है, आपके अल्कली मेटल्स नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन तो ऐसे हट जाएगा। अब देखिए ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आप लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता बढ़ती है। अब क्या इसको रटने की जरूरत है क्या? इसको देख लो, समझ लो, क्योंकि एग्जाम में कितना याद रखोगे, ऊपर से इधर जाने पर ये बढ़ता है, ये घटता है, ये बढ़ता है, ये घटता है। इधर आओ, एक एग्जांपल से समझो। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। कितना, तो देखो ये तीन एग्जांपल समझ लो। तीन क्या हो जाएगा, 2,1, 2,8,1, 2,8,9 हो जाएगा कि नाइन नहीं, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही आ सकते हैं। तो उसको 9 नहीं लिख के दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, 8,1 लिखेंगे। अब दोस्तों मुझे बताओ, ये तीनों क्या करना चाहेंगे? कमेंट में आओ, कमेंट में बताओ, ये तीनों क्या करना चाहेंगे, इनके मन में क्या इच्छा होगी? ये इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेंगे या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा ना, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब कौन अच्छे से त्याग पाएगा, मुझे ये बताओ। पोटेशियम त्याग पाएगा, ये लिथियम त्याग पाएगा? कौन अच्छे से त्याग पाएगा, जो जल्दी त्याग देगा, आराम से त्याग देगा, वो ज्यादा रिएक्टिव है। बताओ। पोटेशियम त्यागेगा? क्यों त्यागेगा बताओ? इधर आओ, देखो बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का ये हो गया न्यूक्लियस, इसमें बैठे हैं 19 प्रोटीन, प्रोटॉन, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। जबकि बात करें लिथियम में, तो लिथियम में केवल और केवल दो कक्षा है। अरे मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कम है ना, तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, इजीली वो डोनेट नहीं कर पाएगा। जबकि यहां पर दोस्तों जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी बढ़ गई ना, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन ने उतने बल से इसको आकर्षित नहीं कर रखा। इसलिए ये इजीली क्या कर देगा, इजीली क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन से दूरी बढ़ती जाएगी। यानी कहने का मतलब है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सीजीएम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए क्या? क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। आपको बताना है दोस्तों, टोटल लैंथेनाइड्स कितने होते हैं। तो देखिए लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 होते हैं। इसके आगे जो 14 एलिमेंट होते हैं 58 से 71 वाले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड्स बोलते हैं। टोटल कितने होते हैं, ये 14 होते हैं। सिमिलरली 89 नंबर होता है एक्टिनियम का। और 89 के आगे जो 14 एलिमेंट है 90 से 103, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स बोलते हैं। और दोस्तों ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों कौन से ब्लॉक में होते हैं, ये एफ ब्लॉक में होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
दोस्तों एक डिजीज होती है सिरोसिस। तो ये जो रोग होता है ये आपके कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है दोस्तों? ये करता है लीवर को। अगर बात करें ये सिरोसिस होता क्या है, तो ये आपका एक लीवर की डिजीज है, जिसमें आपका दोस्तों लीवर का शेप क्या होता है, बदल जाता है। पहली बात तो ये, इसका कारण क्या क्या हो सकता है दोस्तों? आपको पता है जो हेपेटाइटिस वायरस है, आपने सुना होगा, जो किसको अफेक्ट करता है, लीवर को। तो उस हेपेटाइटिस वायरस की वजह से भी दोस्तों सिरोसिस हो सकता है। एल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी आप लोगों का सिरोसिस हो सकता है। तो अगर बात करें, जो सिरोसिस है वो एक लीवर की डिजीज है, यकृत की बीमारी है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज, यानी इसका जो कारण है वो क्या है, हेपेटाइटिस है। और अदर वायरस, बाकी वायरस से भी आप लोगों का ये हो सकता है। एंड एल्कोहल एब्यूज, यानी एल्कोहल के कंजम्पशन से भी आप लोगों का ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों जो स्लीप एपनिया होता है, ये कौन सी डिजीज होती है? कोई सोते समय खर्राटे मारता है ना, आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा। तो दोस्तों जो सोते समय खर्राटे मारते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीप एपनिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या, जो सोते समय चलने लग जाता है, स्लीप में वॉकिंग करते हैं, इस डिजीज को क्या बोलेंगे, बताओ? इसको क्या बोलेंगे? और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कोई सोते समय बात भी करता है कि भाई मैं, बात करता है ना वो, तो स्लीप में जो टॉकिंग करता है और स्लीप में वॉकिंग करता है, इनके लिए क्या वर्ड यूज होते हैं? तो देखिए, ये तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्लीप एपनिया, सोते समय खर्राटे लेना। और एक आपका होता है दोस्तों स्लीप वॉकिंग, कोई चलने लग जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोमेनिबिलिज्म। और अगर कोई सोते समय दोस्तों बात करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनोक्यू। ठीक है, तो ये आप लोग दोनों याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चले आगे। आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे चैट्स में लास्ट में खोलूंगा पूरे अच्छे से, जब तक आप लोग पूरा अच्छे से टेस्ट दीजिए और यहाँ पर नया नया सीखिए। एक फेमस बुक है दोस्तों, सिस्टेमा नेचरी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो सिस्टेमा नेचर है, इसके ऑथर कौन है, इसके दोस्तों लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कार्ल लिनियस, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर मैं बात करूं, देखिए बुक आप लोग देख पा रहे हो, तो बात करें सिस्टेमा नेचुरा, ये जो इसके ऑथर है, इसके लेखक है, कौन है, कार्ल लिनियस है। और इन्होंने इस बुक में किसके बारे में बताया, वर्गीकरण के बारे में बताया, कि किस प्रकार जीवों का हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। एक का आंसर लीनियस आ जाएगा, तो सबका ये आंसर लीनियस आएगा क्या? दोस्तों ये जो वर्ड है न्यू सिस्टमैटिक, ये किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये किया गया जूलियन हक्सले के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है ये न्यू सिस्टमैटिक? तो ये आप लोगों का क्लासिफिकेशन का, टैक्सोनॉमी का, वर्गीकरण का एक क्या है, प्रकार है। तो बेसिकली बात करें, जो न्यू सिस्टमैटिक्स है, इट इज द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। मतलब इसमें जो टैक्सोनॉमी होती है, जो वर्गीकरण होता है, किसके बेसिस पे होता है, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इकोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी जेनेटिक, उसकी आनुवांशिकता, उसकी साइटोलॉजी, मतलब उसकी सेल वगैरह, सबको देखते हुए जब हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ये है आपका न्यू सिस्टमैटिक। तो बेसिकली एक प्रकार का टैक्सोनॉमी है, एक प्रकार का वर्गीकरण है। या फिर हम लोग बोल सकते हो कि टैक्सोनॉमी की ही स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू सिस्टमैटिक बोलते हैं। और जो ये वर्ड था, ये किसके द्वारा दिया गया था, दिस सिस्टम, जो ये नया सिस्टम है जिसमें नए प्रकार से स्टडी हो रही है, डेट वाज कॉइन्ड बाय सर जूलियन हक्सले। कब दिया गया था दोस्तों? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, समय एक्स्ट्रा दूंगा, आराम से आप लोग करिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोस्तों जो पिता है
उनका ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है। तो जो चाइल्ड होंगे उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइए देखते हैं। दोस्तों जब भी आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप लोग सिंपल सी बात करो, क्या कर सकते हो उसमें। चलो मैं आप लोगों को तीन चार क्वेश्चन दूंगा, पहले और बताओ। पहले मैं एक समझा देता हूं, इसके बाद में मैं एक आपको दूंगा, वो आप करेंगे पक्का। मैं एक समझा देता हूं किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, यहां पर क्या है, सिंगल लेटर है। आपको क्या करना है, हमेशा डबल लेटर बनाना होता है। अगर दोस्तों यहां पर ब्लड ग्रुप ए बी होता तो क्या मुझे डबल लेटर बनाने की जरूरत पड़ती क्या? सर नहीं पड़ती, क्योंकि यहां पर दो लेटर है। लेकिन जब भी एक लेटर हो आप लोगों को उसको डबल बनाने की जरूरत है। अब डबल बनाने के लिए किसकी सहायता लेता है, हमेशा ओ की लेता है। तो इधर भी ओ लगा दो। ये क्या डबल है क्या, ये डबल नहीं है, तो इधर भी क्या लगा दो, ओ लगा दो। अब क्या करा दो, क्रॉस करा दो, इस ए को इस बी से क्रॉस करवाओगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। जब इस ए को इस ओ से क्रॉस करवाओगे तो क्या मिलेगा, ए ओ मिलेगा। जब इस ओ को इस बी से करवाओगे तो क्या मिलेगा, ओ बी बोल लो या बी ओ बोल लो। और जब इस ओ को ओ से करवाओगे तो ओ मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ए ओ का मतलब ए होता है, बी ओ का मतलब बी होता है, ओ का मतलब ओ होता है, और ए बी का मतलब तो ए बी है ही। तो दोस्तों सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। जो भी बच्चा होगा, पहला बच्चा होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। चलो अब आप मुझे बताएंगे कि फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है। किसका? फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। चलो बताओ, जो चाइल्ड होगा, पहला बच्चा होगा, उसके क्या क्या चांसेस है, कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, बताओगे? ये देखो ए बी होगा, ए होगा। अरे चार्ट बनाओ यार, इतनी क्या जल्दबाजी है, क्यों तुक्के मार रहे हो, जिंदगी भर तुक्के मारोगे क्या? एक भी स्टूडेंट का सही आंसर नहीं है, सब खत्म है। अरे बताओ भैया, 70%, 75% चांस लेंगे ये होगा, 25% ये होगा, ए बी बी ओ कर दिया सब आपने। तरीके से बताओ, सिस्टमेटिक आंसर दो यार। देखो कैसे करते हैं। मैंने बताया दो लेटर होने चाहिए, इधर क्या दो लेटर है क्या? बिल्कुल है। लेकिन दोस्तों इधर क्या दो लेटर है क्या? नहीं है, इधर दो लेटर नहीं है, एक ही है। तो दो बनाने के लिए मैं इधर हमेशा किसका सहारा लेंगे, ओ का सहारा लेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जब ए को आप लोग क्रॉस करवाओगे ओ से तो क्या बनेगा, ए ओ बनेगा। जब इस ए को क्रॉस करवाओगे इस वाले ओ से तो ए ओ बनेगा वापस। जब इस बी को इस वाले ओ से करवाओगे तो क्या मिलेगा, बी ओ मिलेगा। और जब इस ई को इस बी को इस ओ से करवाओगे तो बी ओ मिलेगा। तो मैंने क्या बताया, ए ओ का मतलब ए होता है, ठीक है, बी ओ का मतलब बी होता है। यानी दोस्तों 50-50% चांस है, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है उस चाइल्ड का, या बी भी हो सकता है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों इन सभी की जगह डिटेक्शन कर लेना, डिटेक्शन। तो पूछा जा रहा है रडार की फुल फॉर्म, तो रडार की फुल फॉर्म हो जाएगी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोल का समय थोड़ा ज्यादा चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए। दोस्तों जो नपुंसकता आती है, ये बांझपन जो आता है, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपके विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस विटामिन ई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर बताइए जल्दी से। होमोसेपियन किसका साइंटिफिक नेम है? किसका साइंटिफिक नेम है आप लोगों को बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ह्यूमन का। और इस नाम का मतलब क्या है, होमोसेपियन। होमो का मतलब होता है दोस्तों ये जीनस है ना। और ये क्या है, सेपियन ह्यूमन की स्पीसीज है, ह्यूमन की प्रजाति का नाम है, स्पीसीज का नाम है। क्लियर? ये क्वेश्चन अभी आप लोगों से एनटीपीसी में पूछा गया था कि जो होमोसेपियन नाम है वो किसने दिया।
तो दोस्तों जितने भी साइंटिफिक नेम है वो किसने दिए हैं, कार्ल लिनियस ने दिए हैं। कार्ल लिनियस ने बताया है कि किसी भी जीव का अगर आप लोग साइंटिफिक नेम लिखते हो तो पहले आप लोग उसके जीनस का नाम लिख दो, फिर उसके स्पीशीज का नाम लिख दो, वो उसका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो एनोस्मिया होता है वो हम लोग किसको बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, आपको भी अभी कोरोना में एनोस्मिया हुआ है। एनोस्मिया क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग कोई चीज सूंघ नहीं पाते, इसको हम लोग दूसरा वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, स्मेल ब्लाइंडनेस, है ना। तो जो एनोस्मिया होता है इसको हम लोग ऑल्सो नॉन एज स्मेल ब्लाइंडनेस, इसका मतलब आप लोग दोस्तों सूंघ नहीं पाते हो। इट इज द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू डिटेक्ट वन और मोर स्मेल। आप लोग दोस्तों जो सूंघने की क्षमता होती है वो आप लोग खत्म हो जाती है, आप लोग पहचान नहीं सकते। ध्यान रखेंगे ये जो चीज है एनोस्मिया, ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है ना। किसी को दोस्तों हो सकता है हमेशा के लिए नहीं आए कुछ प्रॉब्लम की वजह से, किसी को थोड़े टाइम के लिए, जैसे कोरोना में आपका क्या आया था, टेम्पररी हुआ था एनोस्मिया। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक ऑफ ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, मतलब